हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते होंगे कि हमने आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम आपको साइंस एंड मैथ्स को दोबारा पढ़ाने वाले हैं। अब दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ पढ़ा के पहले से हमारे इस चैनल के ऊपर हमने अपलोड करके रखा हुआ है। तो आपको जो भी चैप्टर, जो भी स्टैंडर्ड के हो, जो भी चैप्टर पढ़ना है, जो भी इसके लेक्चर्स देखने हैं, आप बस सर्च करो यूट्यूब पे, हमारे चैनल का नाम टाइप करो आगे और आपको मिल जाएगा वो वीडियो, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी डायरेक्टली हमारे वीडियोस को ढूंढ के देख सकते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग हार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं एक और बेहतरीन चैप्टर की, जो कि होने वाला है 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हेल्थ एंड डिसीज। अब ये चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि हमने फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दिया था, और आपने अगर लेक्चर नंबर 1, 2, 3 जो भी उस चैप्टर के हमने बनाए थे वो आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चेकआउट कर लेना फर्स्ट चैप्टर को। अब ये सेकंड चैप्टर हेल्थ एंड डिसीज, ये चैप्टर हेल्थ के बारे में होने वाला है, ये चैप्टर डिसीजेस के बारे में होने वाला है। और जैसा कि आप ये भी जानते होंगे कि आज के डेट में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज रह गया है वो है हेल्थ। क्योंकि एक टाइम ऐसा था जिसमें लोग बोलते थे कि हमें ज्यादा पैसे कमाने हैं या फिर ये काम करने वो काम करने, लेकिन आज के डेट में आप देखोगे तो लोगों का सबसे पहला जो प्रायोरिटी रह गया है वो रह गया है हेल्थ। क्योंकि आज के डेट में जो बीमारियां हैं वो इतनी खतरनाक होती जा रही है, खासकर अगर आप ज्यादा नहीं, पिछले सिर्फ 3 साल पहले अगर आप फ्लैशबैक में चले जाओ, 4 साल पहले आप फ्लैशबैक में चले जाओ, तो हमारी इस पूरी दुनिया ने एक बहुत ही खतरनाक डिसीज, एक खतरनाक चीज का सामना किया था, और वो जो डिसीज था वो था कोविड-19। ठीक है, तो ये हम सभी ने देखा है कि किस वजह से पूरे देश के ऊपर इंपैक्ट हुआ। न जाने कितने हजारों लाखों लोग ने अपनी जान गंवाई। ठीक है, देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा, लोग खाने के लिए तरस गए, ऐसी बहुत सारी चीजें हुई। तो इसके लिए उस टाइम के बाद से हमारे लाइफ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया, वो रह गया है हमारे लिए हेल्थ। तो हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वैसे ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो हम इसको 2 पार्ट में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने में। तो आज हमारा होने वाला है फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम बहुत सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिसीज़ कौन कौन से टाइप्स के होते हैं वो देखेंगे, और साथ ही में कुछ टाइप के डिसीज़ को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू हम लोग करते हैं द फर्स्ट टॉपिक हियर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? तो हेल्थ का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे। अगर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें तो हेल्थ का मतलब क्या? इट इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींगनेस। अगर कोई इंसान ऐसा है जो फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों जगह से फिट हो, तीनों जगह से अपने आप को वो फिट महसूस करता हो, तो उस इंसान का हम बोल सकते हैं कि हेल्थ बहुत अच्छा है। लोग क्या करते हैं, लोग फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देते हैं कि अरे यार मैं तो तंदुरुस्त हूँ, मेरा तो बॉडी बिल्डर है, लेकिन अंदर 10 बीमारी है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है बहुत ज्यादा अंदर से मजबूत इंसान है, मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फिजिकली कुछ ना कुछ उसको दिक्कत है। लेकिन हो सकता है कि भाई दोनों सही है, उसका फिजिकल फिटनेस भी सही है, मेंटली फिटनेस सही है, लेकिन लोगों से बात करना नहीं आता, इंटरेक्शन नहीं आता, जब भी लोगों के सामने आता है शर्मा जाता है, बात करने का ढंग नहीं है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर कोई ऐसा इंसान जो फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है, एज वेल एज सोशल गैदरिंग्स में, सोशल वेलनेस में भी वो अच्छा है, तो समझ जाना वो इंसान एक हेल्दी पर्सन है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए हेल्दी पर्सन। और हेल्थ का डेफिनेशन हम इस प्रकार से बोल सकते हैं। वही अगर हम डिसीज की बात करें तो ये क्या है? इट इज डिफाइंड एज द कंडीशन, ये एक ऐसा कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन द साइकोलॉजिकल एज वेल एज द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है बॉडी का, इन दोनों में कहीं ना कहीं कुछ अगर डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसे डेवलप हो जाते हैं जो उस चीज को खराब कर रहा है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं डिसीज। डिसीज का हिंदी वर्ड मतलब क्या है? बीमारी। अब बीमारी कुछ भी हो सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे शरीर का कोई अंग यानी ऑर्गन दुख रहा है, तो वो भी एक बीमारी का कारण हो सकता है। बीमारी बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, एक सर्दी, एक खांसी से लेके, एक बुखार से लेके बड़े से बड़ा कैंसर तक, ये सभी एक डिसीज है। ठीक है, तो अगर आपका मेंटली अंदर ही अंदर कुछ दिक्कतें आ रही है, या फिर आपकी फिजिकली बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, ये सभी चीज में जो डिस्टर्बेंस है दैट इज कंसीडर्ड एज द डिसीज। उसी को हम क्या बोलते हैं? डिसीज बोलते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि हर डिसीज का एक अपना क्या होता है? रीजन होता है। अब जैसे कि आप एक और चीज बहुत अच्छी तरीके से भली बात ही जानते होंगे कि जो डिसीजेस होते हैं, जो डिसीज होते हैं, उनका एक अपना अपना रीजन होता है। बुखार होने का रीजन हो सकता है कि भैया आपके अंदर जो अच्छी बैक्टीरियाज जो होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो ना कि आपका जो एंटीबॉडीज जो होता है, जो आपकी बीमारियों से लड़ता है, वो कम हो गया हो। सर्दी खांसी होने का बेसिक कारण होता है राइनो वायरस। ठीक है, ऐसे कई सारे बीमारी हैं, अगर आप देखोगे तो उन सभी के पीछे कहीं ना कहीं कुछ कारणें होती हैं,
और वो कारण जो है उस बीमारी को क्रिएट करती है, और हर बीमारी का एक अपना अपना सिम्टम्स भी होता है। व्हाट डू मीन बाय सिम्टम्स, कि कैसे पहचानोगे। जैसे बुखार का सिम्टम ये है कि आप टच करो अपनी बॉडी को तो बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, लगभग 100 के आसपास पहुंच जाता है, फ़ारेनहाइट की बात कर रहा हूँ, नॉट सेल्सियस, फ़ारेनहाइट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमें समझ में आता है। सर्दी का है कि नाक में से पानी टपकने लगता है, नाक जाम हो जाता है, खांसी, हम लोग कफिंग करते हैं, तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं। तो वही सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। कॉमन कुछ बीमारियां की अगर मैं बात करूं, जैसे सर्दी, कॉमन कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, अस्थमा हो गया, ठीक है ना, ये सब कुछ बीमारियां हैं। डायबिटीज हो जाता है, खतरनाक बीमारी है, कैंसर, एड्स जैसे जानलेवा बीमारी। तो ये कुछ ऐसे डिसीजेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ ही में हर डिसीज जो होता है, जैसे मैंने बोला, हर डिसीज का अपना अपना उपचार भी होता है। कुछ बीमारी कुछ दवाई खाने से ठीक हो जाती है, कुछ बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती, कुछ बीमारी का कुछ इलाज ही नहीं होता है, खाली रेस्ट करो टाइम के हिसाब से ठीक हो जाता है, एंड कुछ का तो बिल्कुल ही नहीं होता, जैसे एड्स जैसे बीमारी का। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजेस हैं, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बस बने रहना। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डिसीजेस की, दैट इज नथिंग बट क्लासिफिकेशन, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीज। दुनिया में अगर आप देखोगे तो इंडिया में भी अलग अलग प्रकार के हैं, आप बाहर देश जाओगे तो शायद वहां पे कुछ और अलग अलग प्रकार के डिसीज देखने मिल जाएंगे, कुछ कॉमन है, कुछ अलग है। तो ऐसे डिपेंड करता है कि जो डिसीज होते हैं ये क्लाइमेटिक कंडीशन, सराउंडिंग्स, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कहाँ रहते हो, ये सभी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डिसीज बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं कि टाइप्स ऑफ डिसीज क्या है। तो जनरल तौर पे देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डिसीज। एक होता है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, एक ऐसा डिसीज जो ड्यूरेशन के हिसाब से हम क्लासिफाई करेंगे उसको। ड्यूरेशन मतलब कितना समय तक रहता है। उसमें अगर हम ड्यूरेशन के हिसाब से बात करें तो एक हो सकता है क्रॉनिक डिसीज हो सकता है, दूसरा होता है एक्यूट डिसीज। अब क्रॉनिक का मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली देखो ध्यान से समझना, इस क्लासिफिकेशन को जो इंसान समझ लेगा उसके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा ये चीजें। ध्यान देना इस चीज को। देखो जैसे मैंने बोला कि जनरल तौर पे हमने डिसीज को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया। एक हिस्सा है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, यानी कितना लंबे समय तक वो बीमारी चलती है, और दूसरा है अकॉर्डिंग टू रीजन, यानी किसी कारण के वजह से वो बीमारी लगी हुई है। तो पहले इस चीज के ऊपर नजर डालेंगे जो कि है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, जिसमें आता है क्रोनिक डिसीज और एक्यूट डिसीज। अब क्रोनिक डिसीज नाम से पता चल जाएगा कि ये क्रोनिक डिसीज ऐसे डिसीज होते हैं, ऐसी बीमारियां होती हैं जो जानलेवा होती है। क्रोनिक जैसे कैंसर, जैसे एड्स, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। कैंसर का तो फिर भी बहुत हद तक, एक स्टेज तक, पर्टिकुलर स्टेज तक उसका जो इलाज है वो पॉसिबल है। कुछ कुछ केसेस में तो ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज भी होगा तो भी इसको क्योर किया जा सकता है। लेकिन ये जो क्रोनिक डिसीज है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। 10 में से 9%, मतलब 10 में से 9 लोग चांस होते हैं कि उनका डेथ हो जाए। क्रोनिक होता है, फेटल होता है। और दूसरा होता है एक्यूट डिसीज, मतलब एकदम माइनर सा डिसीज होता है, वो माइनर ड्यूरेशन के लिए हो सकता है, जैसे बुखार हो गया, 2-3-4 दिन रहेगा, सर्दी खांसी हो गया। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कॉमन तौर पे होता रहता है। दैट इज नथिंग बट द एक्यूट डिसीज, इसको हम लोग एक्यूट डिसीज बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ द डिसीज, हो सकता है वो क्रॉनिक डिसीज हो, मतलब जानलेवा हो, जब हो जाए तो जान लेके ही निकलेगा। और दूसरा होगा एक्यूट डिसीज, जो एक बार हो गया तो 2-4-5 दिन, एक हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगा और फिर छुटकारा मिल जाएगा उससे, ठीक है। अब जो दूसरा टाइप हमें पढ़ना है वो है अकॉर्डिंग टू द रीजंस। अब ऐसे कौन सी बीमारी है जो रीजंस यानी किसी कारण की वजह से होते हैं, तो एक है उसमें से हेरिडिटरी डिसीज। अब हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है, ऐसे डिसीज जो हमें हमारे पूर्वजों से मिले हैं। यानी कि अगर मेरे पास कोई बीमारी है तो हो सकता है वो मेरी मम्मी या फिर मेरे फादर की वजह से आए हो, या फिर हो सकता है मेरे ग्रैंड पेरेंट्स में से आए हो, तो उसको बोलते हैं हेरिडिटी। यानी ये बीमारी जीन्स के थ्रू फैलता है। कौन सा जीन्स, जो हमारे सेल के अंदर जीन्स होता है ना, जो हमारे जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होते रहता है, वो जीन्स के अंदर ही कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो डैमेज हो गए होते हैं या फिर म्यूटेट होते हैं, या फिर कुछ तो उसमें बीमारियां होती है, वो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्म, मतलब पास ऑन होकर हमारे अंदर से आ जाती है। तो हेरिडिटरी डिसीज होता है। एग्जांपल के तौर पे डाउन सिंड्रोम, बहुत ही खतरनाक बीमारी, खासकर बच्चों के अंदर देखी जाती है। आगे आप जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, जब आप 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में जाओगे, तो डाउन सिंड्रोम का एक पूरा चैप्टर नहीं है, मतलब एक टॉपिक है पूरा डाउन सिंड्रोम का, उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर एक और जो दूसरा टाइप है, एक तो ये हेरिडिटरी होता है कि मतलब हमारे पेरेंट्स से हमें आया हो, हम हमारे से हमारे बच्चों के अंदर भी पास ऑन हो जाए। तो ऐसे कई सारे और बीमारी हो सकती है। डायबिटीज इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द हेरिडिटरी डिजीज। तो डायबिटीज जो होता है वो हेरिडिटरी क्यों है, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि अगर पेरेंट्स को डायबिटीज है तो बच्चों के अंदर भी वो पास ऑन हो जाता है और हमारे अंदर भी डायबिटीज आ जाता है। तो कई सारी ऐसी बीमारियां होती है जो हेरिडिटरी होती है। अब दूसरा होता है एक्वायर्ड डिसीज। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, एक्वायर्ड डिसीज। एक्वायर्ड डिसीज का मतलब यह है कि वो डिसीज हमारे अंदर आया है और खुद ही डेवलप हुआ है किसी भी कारण के वजह से। अब एक्वायर्ड डिसीज में दो क्लासिफिकेशन है, एक है इन्फेक्शियस डिसीज, दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है। इन्फेक्शियस डिसीज मतलब जो इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है, जैसे कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी,
ठीक है ना, बुखार, डेंगू, ये सब इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीज। और दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, यानी वो इन्फेक्शन से नहीं फैलता है लेकिन किसी और कारण की वजह से वो उस पर्टिकुलर इंसान को बीमार कर देता है, जैसे डायबिटीज, जैसे हार्ट डिसीज, ये कुछ ऐसी डिसीज होती है जो आ जाती है एक्वायर्ड के वजह से। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, ये तो हमें डिस्कस नहीं करना क्योंकि ये क्रॉनिक और एक्यूट जो होगा, जो भी होगा वो हमने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, लेकिन हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस करने वाले हैं, इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में, आज पूरे इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में, जितने भी इन्फेक्शियस डिसीज होती है मेनली वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, और अगला लेक्चर में हम बात करेंगे नॉन इन्फेक्शियस का। तो पहला हम लोग बात करेंगे इन्फेक्शियस डिसीज। अब इन्फेक्शियस डिसीज जैसे मैंने बोला कि ये कैसे फैलता है, किसी कारण की वजह से अगर कांटेक्ट में आते हैं या फिर किसी भी चीज की वजह से ये इन्फेक्शन के माध्यम से फैलता है। तो डिसीज विच स्प्रेड थ्रू द कंटामिनेशन ऑफ फूड, यानी कि अगर किसी खाने में कुछ ऐसा वायरस है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया से वो खाना हमने खा लिया तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो फूड के वजह से, हवा के वजह से, हवा में अगर कुछ वायरस बैक्टीरिया है तो उसके वजह से, या फिर पानी पी रहे हैं उसके वजह से, या फिर किसी और तरीके जैसे कुछ कीड़े मकोड़े के वजह से, इंसेक्ट्स हो गए, कोई एनिमल हो गया, इसके वजह से जो इन्फेक्शन फैलता है उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीज। उसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज जो हमें एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले जो कि आप देख पा रहे होंगे ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसको शॉर्टकट में टीबी कहा जाता है। एक जमाना था जिससे लोग खौफ खाते थे कि टीबी ना हो जाए, क्योंकि एक ऐसा बीमारी था जो इंसान की जान जरूर लेता था, टीबी पुराने जमाने में, मतलब एक बहुत साल पहले की बात मैं बता रहा हूं। तो नेम ऑफ डिसीज है ट्यूबरक्लोसिस, जिसका जरिया क्या है, पैथोजन क्या है। पैथोजन का मतलब क्या होता है, किस जरिए से फैल रहा है, किस वजह से ये फैल रहा है। तो ये एक बैक्टीरिया की वजह से फैलता है जिसका नाम है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले नाम का एक बैक्टीरिया है जो अगर किसी भी तरीके से किसी इंसान के शरीर में अगर आ जाता है तो वो बीमारी, उसको उस बीमारी को ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी कहा जाता है। अब इन्फेक्शन कैसे फैल सकता है, स्पिटिंग बाय द पेशेंट, यानी अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसको टीबी है या फिर उसके अंदर ये बैक्टीरिया है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले, अगर मेरे अंदर है, मैंने थूका और वो थूक यानी स्पिट जो है वो किसी के हाथ में उड़ के आ गया, होता है ना कभी कभी आपने देखा होगा, आप रोड पे चल रहे हो, कोई बाइक चला रहा है और थूक के ऐसा चला गया तो उसका छींटा उड़ के आपके फेस पे आ सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। या आपने देखा होगा ट्रेन्स में हो जाते हैं अक्सर, कार वगैरह वाले कांच खोलते हैं, थूकते हैं, फिर चले जाते हैं आगे, तो ऐसा अक्सर होता रहता है। तो वो जो स्पिट होता है, जो थूक होता है, अगर किसी भी कारणवश आपके शरीर के अंदर एंटर ले लेगा और आपके सलाइवा या फिर किसी ब्लड के कांटेक्ट में आके मिक्स हो जाएगा और मतलब इन शॉर्ट आपके शरीर में चला जाएगा, तो हो सकता है उस थूक के माध्यम से, उस स्पिट के माध्यम से वो जो ट्यूबरकुलम बैक्टीरिया जो है ना, ये मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले, ये आपके शरीर में आ जाएगा। और एक बार बैक्टीरिया अंदर आ जाता है तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, आपको याद होगा कि एक बार बैक्टीरिया या फिर वायरस अंदर आ जाता है तो कितना फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं वो लोग और फटाफट तरीके से पूरे शरीर में फैल जाते हैं और उस शरीर को बीमार कर देते हैं। तो वही काम ये करता है। तो चाहे हवा हो, चाहे कांटेक्ट में हो, चाहे किसी भी तरीके से अगर वो कांटेक्ट में आके मतलब वो बैक्टीरिया अंदर चला जाता है तो उस इंसान को बीमार कर सकता है, यानी टीबी कॉज कर सकता है। उसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा कि किसी को टीबी है, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो क्रोनिक कफ, यानी उसको बहुत खांसी का, इतना खांसी आएगा कि वो रुकेगा नहीं, खांसते दिन भर खांसेगा, दिन भर खांसेगा, इतना खतरनाक खांसेगा कि हो सकता है उसके खांसने में ब्लड भी आ जाए। थूकेगा तो हो सकता है उसमें ब्लड के कुछ पार्टिकल्स नजर आए, वहां पे सांस लेने में आपको दिक्कत होगी। तो ये सब चीजें जो हैं ये टीबी के अंदर हो सकता, मतलब टीबी जब बीमारी होती है तो ये देखने मिल जाती है। अब इसका इलाज क्या है, प्रिवेंशन या फिर आप ट्रीटमेंट क्या बोल सकते हो। तो भैया ऐसा देखा जाए तो देयर इज नो सच दवाई टीबी का, लेकिन बहुत सारे रिसर्च करने के बाद बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी करके एक वैक्सीन है, फिर पेशेंट को अलग से रखा जाता था, मतलब आइसोलेशन, जैसे कोविड के टाइम रखा जाता था ना वैसा ही, एंड एक दवाई है मेडिकेशन जिसको डीओटी कहा जाता है, डॉट। तो ये कुछ ऐसे दवाइयां हैं या फिर मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल करके पेशेंट्स को ठीक किया जा सकता है। अभी तो फिर भी बहुत ज़्यादा इजी हो गया है टीबी के पेशेंट्स को ठीक करना, लेकिन एक ज़माना था जिसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं था और इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में आते थे और शायद डेथ भी हो जाती थी। तो ये हमने फर्स्ट कवर कर लिया ट्यूबरक्लोसिस। वैसे सेकंड जो है ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है जिसका नाम है हेपेटाइटिस, जिसको प्यार से कहा जाता है जॉन्डिस और हिंदी में बोला जाता है पीलिया। ये वर्ड आपने सुना होगा कि पीलिया, इसको पीलिया हो गया है। तो पीलिया इज नथिंग बट पूरा शरीर येलो येलो हो जाता है, थोड़ा इतना भी येलो नहीं होता है लेकिन ये भी ऐसे ही कुछ बीमारी है। तो हेपेटाइटिस बोला जाता है, जॉन्डिस बोला जाता है, ये एक वायरस के वजह से होता है जिसको बोलते हैं हेपेटाइटिस वायरस ABCDE। तो ये कुछ ऐसे खतरनाक हेपेटाइटिस वायरस है जो अगर किसी भी माध्यम से हमारे शरीर में आ गए तो हमारे अंदर पीलिया कॉज करते हैं।
मेन कारण क्या होता है? गंदा पानी, गंदा खाना, या फिर शेयरिंग ऑफ नीडल्स। अगर किसी हॉस्पिटल में गए, किसी को सुई लगाया था किसी डॉक्टर ने, और उसको उस सुई जो लगाया था उसको शायद पीलिया रहा होगा, या फिर उसके अंदर ये हेपेटाइटिस वायरस रहा होगा, तो उसके नीडल के ऊपर तो लगा ही होगा, क्योंकि ब्लड के कांटेक्ट में तो नीडल आता ही है, तो ब्लड के अंदर वायरस रहते ही हैं। मतलब अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन है तो वही ब्लड जो लगा हुआ था नीडल में, सुई में, इंजेक्शन में, वही इंजेक्शन हमको भी मार दिया, तो क्या होगा? वो ब्लड हमारे अंदर चला जाएगा, ब्लड के माध्यम से वो वायरस भी हमारे अंदर चला जाएगा और फिर हमें भी मार कर देगा। तो ये कुछ ऐसा तरीका है। या फिर ब्लड डोनेशन करते हैं तो हो सकता है ब्लड, अभी तो सब चेकिंग होता है, पहले के ज़माने में ब्लड डोनेशन में इतना चेकिंग नहीं होता था कि हाँ खून लिया सीधा ट्रांसफर कर दिया, मतलब चढ़ा दिया, एक्सीडेंट हुआ, खून लॉस हो गया, दूसरे का ब्लड लाया दे दिया। लेकिन अब पूरा प्रॉपर चेक होता है कि प्रॉपर तरीके से देखा जाता है कि वो खून देने वाले पर्सन में या फिर जो ब्लड दिया जा रहा है उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, ये सब चीज चेक किया जाता है। तो ये सब तरीके से फैल सकता है हेपेटाइटिस। अब इसका सिम्टम्स क्या है? येलो यूरिन। येलो यूरिन का मतलब क्या होता है? मतलब जो यूरिन जो होता है, जो टॉयलेट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो येलो कलर का हो सकता है। वीकनेस काफी ज्यादा हो जाती है, नोजिया यानी काफी ज्यादा वॉमिटिंग करने का मन करता है, ठीक है। और जो स्टूल होता है, यानी कि जो हमारा बाथरूम जो होता है, जो हम लोग 2 नंबर करते हैं बाथरूम, ये बाथरूम थोड़ा सा ग्रे कलर का, यूजुअली येलो कलर का होता है। अगर आपने देखा होगा सुबह सुबह तो येलो कलर का दिखता है, लेकिन जब जॉन्डिस हो जाता है तो वो येलो नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा व्हाइटिश कलर या फिर ग्रे कलर का निकलेगा। तो इससे पता चल जाएगा कि ये पीलिया के संकेत है। इसका इलाज कुछ नहीं है, कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, बस यही है कि आप बॉइल्ड वाटर पियो, प्रॉपर खाना खाओ, और धीरे धीरे ये अपने बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज होते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको किल करके अच्छे से हमारा तबियत ठीक कर देंगे, ठीक है। थर्ड वन, नेक्स्ट है डिसेंट्री। डिसेंट्री का मतलब क्या होता है? ये भी एक ऐसा खतरनाक बीमारी है जो जनरली आप लूज मोशन से आप इसको रेफर कर सकते हो। जैसे लूज मोशन कैसे हो जाता है, वैसे ही तरीके का बीमारी है जिसको डिसेंट्री कहा जाता है। ये बैक्टीरिया, वायरस, शिंगेला बैसिलाई, एंटामीबा हिस्टोलिका, ये कुछ ऐसे बैक्टीरियास एंड फंगस है, ठीक है ना, इनके वजह से ये बीमारी होता है, जो कि फैलता है अगेन गंदा पानी या फिर खाना खाने से। हो सकता है हम जानबूझ के तो गंदा पानी पीते नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जो हम पानी पी रहे हैं हमको पता नहीं है कि उसमें ये सब बैक्टीरिया या फिर वायरस है, तो हम पी लेते हैं गलती से, हमको पता नहीं चलता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है? अगर ये वायरस या फिर ये जो बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं वो हमारे अंदर आ गया, तो अगर ये बीमारी हमें लग गया, डिसेंट्री हमें लग गया, तो वाटरी स्टूल होएगा, यानी कि एकदम पानी जैसा एकदम बाथरूम होगा, हमारा जो 2 नंबर होगा वो एकदम पानी जैसे होगा, ठीक है। और हमारे पेट बहुत ज़्यादा दर्द करेंगे। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं। अब इसको भी ठीक करने का कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन वही अगर आप प्रॉपर बॉइल्ड वाटर पियोगे, अच्छा पानी, अच्छा खाना पाओगे, और ORS, WHO ORS बोलते हैं ना, दैट इज अ लिक्विड जिसमें सॉल्ट एंड शुगर्स होते हैं, तो वो ORS वगैरह लोगे तो जिससे हमारी बॉडी जो है वो रिकवर कर जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कॉलरा, ठीक है। तो कॉलरा जो है ये एक ऐसा बीमारी है जिसमें अगेन आपको बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ देखने मिल जाते हैं, जिसमें वॉमिटिंग भी होगा, जिसमें मतलब ऊपर से भी आपको वॉमिटिंग होगा और शायद नीचे से भी आपका डायरिया यानी जो लूज मोशन है वो आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका कारण है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है विब्रियो कोलोरे, ठीक है ना, विब्रियो कोलोरे करके एक बैक्टीरिया है, ठीक है। और ये जनरली गंदा पानी या फिर गंदा खाना खाने की वजह से, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के वजह से हमारे शरीर में आता है, और जिसके वजह से हमें वॉमिटिंग देखने मिल जाती है, डायरिया देखने मिल जाती है, और लेग्स, पैर जो होता है उसमें काफ़ी क्रैम्प महसूस, मतलब एकदम जकड़ना बोलते हैं ना, क्रैम्प्स, वो महसूस होता है। और इसका भी इलाज वही है कि हाइजीन, प्रॉपर तरीके से साफ खाना खाओ, अवॉइड ओपन प्लेस फूड। इसके लिए लोग और हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, खुली जगह पे खाना मत खाओ। लोग ऐसे ही बिना ढके समोसे तल रहे होते हैं, वड़ा छान रहे होते हैं, और आप उसको मस्त खाते हो जाके, पर वो देखो कि हाइजीन फॉलो करते हैं कि नहीं। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, गंदा पानी मत पियो, साफ पानी, बिस्लेरी का पानी पियो, मतलब रोज तो बिस्लेरी नहीं पी सकते, लेकिन घर में फिल्टर लगा के फिल्टर का पानी हम पी सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन कोलेरा का है, मतलब दवाइयाँ जो है वैक्सीनेशन यानी कि इंजेक्शन वगैरह है, उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है और ये बीमारी भी ठीक हो सकती है। नेक्स्ट है टाइफाइड, ये भी काफ़ी कॉमन बीमारी है। टाइफाइड में भी सेम आपको देखने मिल जाता है कि आपको इसमें हेडेक, फीवर, साथ में डिसेंट्री वगैरह देखने मिल जाते हैं, और इसमें फीवर जो होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है टाइफाइड में, यानी 104 डिग्री तक फीवर जा सकता है। तो ये होता है ये बैक्टीरिया की वजह से, जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफाई। तो सैल्मोनेला टाइफाई एक बैक्टीरिया है जिसके हेल्प से ये बीमारी आपके शरीर में आती है, और कंटामिनेशन फूड एंड वाटर इज द मेन रीजन। मेन मोड ऑफ इन्फेक्शन यही है कि भाई गंदा पानी पी लिया, गंदा खाना खा लिया, तो इसके माध्यम से हमारे अंदर आ गया। ठीक कैसे हो गए? साफ पानी पियो, गर्म पानी पियो, वैक्सीनेशन लो प्रॉपर, और गंदगी से दूर रहो, प्रॉपर डिस्पोज करो। तो ये सब कुछ अगर आप टेक्निक फॉलो करते हो तो आप ये सब बीमारी से दूर रह सकते हो।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ये चीज़ देखोगे अगर आप ध्यान से, तो हर एक बीमारी का ऑलमोस्ट जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो खाना, गंदा पानी है और यही सब चीज़ है। तो आपको याद रखने में काफ़ी सिंपल होगा। तो एक पैटर्न आप देख लो और ये जो मैंने बीमारी बताई है इसको आप अच्छी तरीके से स्टडी करके रख लो, क्योंकि ये हो सकता है एग्जाम्स में पूछे। तो एग्जाम में पूछेगा तो बीमारी का कारण, पैथोजन क्या है यानी वायरस है, बैक्टीरिया है, कौन सा है, साथ ही में कैसे फैल रहा है, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, उसका क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और कैसे ठीक किया जा सकता है, ये सभी चीज़ आपको एक एक बार में लिखना है। तो अच्छी तरीके से आप लर्न कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है हमारा, दैट इज सम अदर इंपॉर्टेंट डिसीज ऑफ मॉडर्न टाइम्स। अब मॉडर्न टाइम्स मतलब आज के डेट में अगर आप देखोगे तो ऐसे कई अनगिनत बीमारियां और नई नई आई है। अब मैं आपको पिछले 3-4 साल का तो नहीं बताऊंगा, हम सिलेबस के हिसाब से ही चलेंगे। तो हम अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है दैट इज डेंगू के बारे में, ठीक है, स्वाइन फ्लू के बारे में। नेक्स्ट पेज पे हम लोग और भी बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम सबसे पहले पढ़ते हैं डेंगू। अब डेंगू आप सभी लोग जानते हैं कि ये बीमारी एक मच्छर काटने की वजह से होता है, ठीक है ना। बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी लोगों को फैला भी हुआ ये डेंगू बीमारी। तो खतरनाक बीमारी भी है, जानलेवा भी है अगेन। तो ये जो डेंगू है, जैसे मैंने बोला कि ये एक मच्छर काटने की वजह से होता है और वो मच्छर का नाम है एडिस इजिप्टी। ये याद रखना, हर एक मच्छर का एक नाम होता है, मतलब मच्छर का नाम नहीं होता है, एक कैटेगरी ऑफ, एक स्पीसीज ऑफ मॉस्किटोज का नाम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन द वर्ल्ड। हर एक प्लांट्स के, हर एक एनिमल्स के एक एक स्पीसीज होता है। जैसे डॉग का स्पीसीज क्या होता है, जर्मन शेफर्ड डॉग हो गया, ठीक है ना, आपने देखा होगा पोमेरियन एक डॉग हो गया। ये सब क्या है, ब्रीड्स है, यानी एक स्पीसीज है, ठीक है, लैब्राडोर है, ऐसे कई सारे स्पीसीज है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके भी स्पीसीज होती है, और ये मॉस्किटो की बात करो तो इनके भी स्पीसीज है। तो वन ऑफ द स्पीसीज कॉल्ड एज द एडिस इजिप्टी, ये एक मच्छरों का ऐसा प्रजाति है, इसके अंदर डेंगू का जो वायरस होता है, और ये जो वायरस है इसका नाम है डेन 1-2 वायरस। क्या नाम है, डेन, DEN, डेन 1-2 वायरस। ये एक ऐसा वायरस है जो उस मॉस्किटो के अंदर रह जाता है, अगर किसी इन्फेक्शन के माध्यम से उसके अंदर गया है और वही मच्छर आपको काटेगा तो ऑब्वियसली वो वायरस आपके अंदर इंजेक्ट कर देगा और आपको वो बीमारी हो सकती है। तो एडिस इजिप्टी मच्छर डेंगू कॉज करता है। वैसे एक और मच्छर है, फीमेल एनाफिलस मस्कीटो, फीमेल है, मस्कीटो में भी मेल और फीमेल होते होंगे ऑब्वियसली। तो एक फीमेल है, एनाफिलस मस्कीटो कैटेगरी है। तो एनाफिलस मस्कीटो की जो फीमेल जब काटती है और उसके अंदर अगर वो वायरस रहेगा तो आपको मलेरिया कॉज हो सकता है, मतलब मलेरिया हो सकता है, ठीक है ना। तो मलेरिया का भी आपने सुना होगा। वैसे और भी बहुत सारे हैं, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, ऐसे कई सारे और चीज़ें हैं जो मच्छरों के काटने की वजह से होता है, लेकिन हम स्पेसिफिकली डेंगू पढ़ रहे हैं। तो डेंगू कौन से वायरस से होता है, डेन 1-2 वायरस से, जो कि एक फ्लैबी वायरस का ही एक टाइप है, आप बोल सकते हो। अब डेंगू अगर हो गया आपको तो कैसे पता चलेगा, सिम्टम्स क्या है। तो सिम्टम्स ये हो सकते हैं कि आपको बुखार आ सकता है, एक्यूट फीवर है, बहुत ज्यादा बुखार नहीं होता है, नॉर्मल सा बुखार रह सकता है, हेडेक कंटिन्यूअसली आपको होगा, आपको हो सकता है वॉमिटिंग आपको देखने मिल जाए, ठीक है, और आपका आई सॉकेट जो होता है, यानी आपकी आंखें जिस सॉकेट में है, ठीक है ना, वो पेन होएगा अंदर से। तो आई सॉकेट में पेन, ये सब चीजें डेंगू के लक्षण है। और एक और चीज है कि प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाता है, यानी प्लेटलेट मतलब आपका जो खून होता है ना, खून के अंदर बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा, तो खून जो होता है, खून के अंदर पानी भी होता है, खून के अंदर आरबीसी रेड ब्लड कार्पस्कल्स भी होते हैं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स भी होते हैं, और एक प्लेटलेट्स होता है जो कि खून को गाढ़ा करने का काम करता है, थिक रखने का काम करता है, प्लेटलेट्स। तो इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन अगर डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट्स काउंट जो होता है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो ये एक रीजन है जिसके वजह से अक्सर डेंगू में ये सब चीजें देखी गई है। अब इसका इलाज क्या है, तो एक प्रॉपर तरीके से आंसर की अगर हम बात करें तो देयर इज नो क्योर, मतलब कोई प्रॉपर इलाज नहीं है कि यही मेडिसिन खाना है और ठीक हो जाना डेंगू से। तो ऐसा कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर एक का कुछ ना कुछ अल्टरनेट तरीका होता है ठीक करने का। तो डेंगू को ठीक करने का है कि आप प्रॉपर तरीके से रेस्ट करो, अच्छा खाना खाओ, और प्रॉपर तरीके से आप कुछ ऐसे मेडिसिन जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए वो अगर खाओगे फीवर वगैरह की, तो हो सकता है टाइम के हिसाब से 2, 4, 5, 10 दिनों के अंदर डेंगू जो है वो ठीक हो जाए, ठीक है। डेंगू फेटल भी है, यानी जानलेवा भी है। तो एक्सट्रीम केस अगर हो जाता है तो हो सकता है इंसान की डेथ भी हो जाए, लेकिन प्रॉपर अगर मेडिसिन एंड प्रॉपर रेस्ट उसको मिले तो चांसेस बहुत अच्छा है कि वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाए, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा डेंगू के बारे में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्वाइन फ्लू, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक टाइम पे इस स्वाइन फ्लू नाम के डिसीज ने बहुत ज़्यादा कोहराम मचाया हुआ था, यानी तहलका मचाया हुआ था। जैसे अभी 2-4 साल पहले कोविड ने किया था, वैसे ही इसने भी किया था। तो स्वाइन फ्लू जो है ये क्या होता है, अक्सर तौर पे अगर हम बात करें, इन्फेक्शन फॉर स्वाइन फ्लू अकर्स थ्रू पिग्स एंड ह्यूमंस। तो एक बहुत ही खतरनाक फ्लू है स्वाइन फ्लू, जो कि
पिग्स जो होते हैं, सुअर जो होते हैं ना, या फिर ये ह्यूमंस है ना, उनके कांटेक्ट में आने से होता है। इसको ना अगर प्रॉपर तरीके से मैं बात करूं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये जो है ना इसको एक नाम से जाना जाता है H1N1, ठीक है ना, H1N1। H1N1 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है समझ लो, लेकिन इसका एक हर एक का कोड होता है, ठीक है। कोड मतलब एक तरीके से वायरस के नेम होते हैं, ठीक है ना, इन्फ्लुएंजा वायरस वैसा। तो H1N1 नाम का जो वायरस है एक तरीके से वो इसमें पिग्स में, ह्यूमंस में आ जाता है, जिसके वजह से ये स्वाइन फ्लू नाम की बीमारी जो है फैलती है, ठीक है। अब ये जो वायरस जो होता है स्वाइन फ्लू का, ये कैसे फैल सकता है? मान लो किसी इन्फेक्टेड इंसान को वो है, मतलब किसी को वो हो गया, अब उसके अंदर वो वायरस आ गया, H1N1 वायरस उसके अंदर है, मतलब उसको स्वाइन फ्लू हो गया। लेकिन अगर मान लो किसी भी कारणवश उसको पसीना निकल रहा है, वो पसीना किसी और को टच हो गया, तो वो पसीने से भी, यानी वो उसके पसीने से, स्वेट से भी वो जो इंसान है सामने वाला उसको बीमार कर सकता है, यानी कि वो उससे भी फैल सकता है। एंड ऑल्सो स्प्रेड थ्रू द सिक्रीशंस ऑफ नोज, यानी नोज, नाक में से जो पानी निकलता है ना, क्या बोलते हो आप उसको नाक में से जो पानी निकलता है, छींकते हो, तो वो जो पानी है उसमें भी वायरस होंगे प्रेजेंट, वो भी उसके थ्रू भी वो किसी इंसान को अगर वो कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो फैल जाता है। जैसे कोविड फैलता था सेम वैसे ही फैलता है ये, चाहे वो खांसी हो चाहे वो सलाइवा हो, सबके कुछ भी कांटेक्ट में आने से ये बीमारी जो है वो फैल सकती है। अब सिम्टम्स क्या है, क्या क्या इसके लक्षण देखने मिल जाते हैं? ब्रीदिंग में डिफिकल्टी, अगर सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है तो हो सकता है आपको स्वाइन फ्लू हो। सोर थ्रोट, यानी गला एकदम सूख जा रहा है, बॉडी पेन्स हो रहा है, तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स है। अब इसका इलाज क्या है? तो नो प्रॉपर इलाज, जैसे मैंने बताया ये कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता है, बस ये प्रॉपर रेस्ट करो, प्रॉपर मेडिकेशन जो डॉक्टर्स जो कंसल्ट करेंगे आपको देखेंगे, कुछ दवाइयां देंगे, तो वो खाना है और आपको रेस्ट करना है, हो सकता है कि आप ठीक हो जाओ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज एड्स। ये एड्स जो है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और शायद आपने सुना भी होगा, ठीक है। अब ये एक ऐसी बीमारी है जो जनरल तौर पे मेल को ज्यादा होती है। अब मैं ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं मेल को ज्यादा होती है, क्योंकि ये एक ऐसी डिसीज है जो एक टाइम पे इंडिया में जब फैला था तो मेल्स में काफी ज्यादा देखा जा रहा था, बिकॉज ये एक ऐसा बीमारी था जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी है, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी करने के वजह से भी ये बीमारी फैलती है, जिसको बोलते हैं एड्स। तो पहली बात तो हम जानते हैं कि ये एड्स है क्या। तो एड्स इज नथिंग बट द एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, AIDS। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म है। अब ये क्या है? एक वायरस की वजह से कॉज होता है जिसका नाम है HIV। तो HIV एक वायरस है, दैट इज ह्यूमन, H मतलब ह्यूमन, I मतलब इम्यूनो डेफिशिएंसी, V मतलब वायरस, तो HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये एक ऐसा वायरस है जो अगर किसी इंसान के शरीर में आ जाता है तो उसकी पूरी इम्यून सिस्टम की वाट लगा देता है। अब पूरा इम्यून सिस्टम की वाट लग गया तो हमारे अंदर कोई भी बीमारी हो सकता है, मतलब हम इतने कमजोर हो जाएंगे अंदर से कि हमें कुछ भी बीमारी हो सकता है, और वो कुछ भी बीमारी होने की वजह से हमारी इंसान की डेथ हो जाती है देखते ही देखते, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? जैसे इम्यून सिस्टम वीक हो गया, पूरा वीक हो जाता है। सिम्टम्स जो होता है पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, लेकिन ज्यादातर सिम्टम्स जो एड्स के पेशेंट्स में देखा जाता है वो है रैपिड वेट लॉस, बहुत ही जल्दी फास्ट तरीके से वेट लॉस होता है, देखते ही देखते वो इंसान एकदम गल जाता है, मतलब एकदम आधा हो जाता है, शरीर का एकदम पतला हो जाता है, सूख हो जाता है, क्योंकि जो भी खाना खाएगा उसको लगेगा नहीं, ठीक है। टायर्डनेस, पूरा थका थका रहेगा, फीवर रहेगा, उसको डायरिया हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, एंड ऐसे अनगिनत ऑर्गन फेलियर्स, किडनी फेलियर्स, लिवर फेलियर, ऐसे अनगिनत अंदर के ऑर्गन फेलियर्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है, और इसीलिए एड्स को एक फेटल डिसीज माना जाता है, इसका कोई उपचार नहीं है, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता, कैसे पता चलेगा कि उसको एड्स है? तो एक टेस्ट होता है, जैसे हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं वैसे ही एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं एलिसा। इसका एक फुल फॉर्म है, याद रख लेना, आप सर्च कर लेना, तो एलिसा ELISA इसका एक फुल फॉर्म होगा। तो एलिसा टेस्ट के वजह से ये जो HIV या फिर जो एड्स है इसका पता लगाया जा सकता है। जैसे मैंने बोला इसका कोई उपचार नहीं है, बस इससे होने वाले जो बीमारी है उसका इलाज हो सकता है, एक टाइम तक कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर इलाज नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज नथिंग बट द इन्फेक्शन थ्रू एनिमल्स। अब क्या होता है, इन्फेक्शंस डिसीज हम पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी डिसीज हमें देखने होंगे जो एनिमल्स के थ्रू, इन्फेक्शंस के थ्रू फैलते हैं, जिसमें से कई सारे बीमारी अगर देखा जाए तो वन ऑफ द डिसीज रेबीज। तो रेबीज एक ऐसा बीमारी है जो जनरल तौर पे कुत्ता जो डॉग होता है ना उसके काटने से फैलता है। तो आपने अक्सर सुना होगा कि डॉग ने काट लिया इसके लिए उसको रेबीज हो गया, लेकिन हर डॉग, कोई भी डॉग काटे तो आपको रेबीज हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसा जो डॉग हो, कैट हो, मंकी हो या फिर रैबिट हो, जिसके अंदर वो वायरस, रेबीज का जो वायरस है वो प्रेजेंट है, और उस डॉग या फिर कैट या फिर मंकी या फिर रैबिट ने अगर आपको काटा है तो हो सकता है आपके अंदर वो वायरस
चला गया हो और आपको वो बीमार कर देगा, रेबीज हो जाएगा। और अगेन मैं बताना चाहता हूँ कि रेबीज एक जानलेवा बीमारी है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना कि अगर आपको कोई कुत्ता काट लेता है और उसके अंदर वो बीमारी थी, उसको कुत्ते को अगर रेबीज थी और आपको वो काट लिया, तो हो सकता है कि आपको वो रेबीज हो जाए और बहुत ही लेस चांस है कि आप फिर जिंदा बच पाओ। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसीलिए ये कहा जाता है, मतलब ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने कहीं ना कहीं सुना है कि ये कहा जाता है कि अक्सर जो डॉग्स, कैट्स या फिर जो ऐसे जगह पे रहते हैं, जो बोलते हैं ना आवारा कुत्ते, जो नॉर्मल तौर पे कहीं गली या फिर कहीं पे वो बोलते हैं ना बैड इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, तो चांसेस ये है कि उनको रेबीज हो, और उनसे दूर रहो उतना अच्छा। जितना दूरी बना के चलोगे, उनको छेड़ो मत, पत्थर मत मारो, उतना आपके लिए अच्छा। और जो पेट्स होते हैं, जो पालते हैं, उनका भी प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन कराना जरूरी होता है। इसलिए जब भी कोई पेट्स को आप पालो तो उनका वैक्सीनेशन करा लो अगेंस्ट द रेबीज, ताकि उसके अंदर जो रेबी वायरस है वो आ ही नहीं पाए। तो क्या है, ये एक वायरल डिसीज है, जैसे मैंने बोला ये एक वायरल डिसीज है, और मोस्टली उनको ही होता है जिनको अगर कोई डॉग, कैट, मंकी या फिर रैबिट जो है वो काटता है, अगर उसको हुआ रहेगा तो वायरस जो होता है वो एक बार आपके शरीर में आ गया तो वो आपके ब्रेन के अंदर एंटर हो जाता है। जो भी ये रेबीज वाला वायरस है वो इंसान के ब्रेन के अंदर चला जाता है। किसके थ्रू जाता है? न्यूरॉन्स के थ्रू। हमारे शरीर के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, पता है ना, तो करोड़ों लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन में चला जाता है और इंसान को धीरे धीरे फिर बहुत अलग लेवल का बना देता है। सिम्टम्स क्या है? हाइड्रोफोबिया हो जाता है, बहुत ही खतरनाक चीज, फियर ऑफ वाटर। आप पानी तक नहीं पी पाओगे, आपको जहां पानी दिखेगा वहां आपको डर लगेगा, चाहे वो नीचे गिरा हुआ पानी हो, और आप खुद भी पानी पीने के लिए डरोगे। मैंने देखे हैं कुछ वीडियोस, ऐसा खतरनाक चीज है कि आप पानी पियोगे नहीं, क्योंकि आपको पानी से डर लग रहा है, तो आप पानी पियोगे ही नहीं। और आप पानी नहीं पियोगे 2-4 दिन के अंदर तो वैसे ही इंसान की डेथ हो जानी है यार। तो बहुत खतरनाक चीज़ है ये। और फीवर होती है लगभग 2 से 12 हफ्ते तक चलती है। फेटल डिसीज है, जैसे मैंने बोला जानलेवा बीमारी है। सिम्टम्स जो होती है वो जनरली स्टार्ट होने में कभी कभी लेट भी लगता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल किसी डॉग ने आपको काटा और उसको रेबीज था, और आपने बस नॉर्मल तरीके से इंजेक्शन लगवा लिया और आपको पता नहीं है और आपने प्रॉपर चेकअप नहीं कराया कि रेबीज आया कि नहीं, तो इसका जो असर है वो 90 से लेके 175 डेज तक सिम्टम्स दिखना चालू होगा डॉग बाइट के बाद, ठीक है। और इसका कोई भी इलाज नहीं है, नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट, बस वही है नॉर्मल तौर पे जो भी मेडिकेशन जो डॉक्टर देंगे वही है। क्लियर, समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूँ ये जितने भी डिसीजेस की हमने बात की है, जो भी इन्फेक्शियस डिसीज की बात की है, एनिमल्स वाले हमने बात की है, ये सभी चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बस इसी के साथ ये आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था, जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन देखिए, इसमें से हमारा जो फर्स्ट पार्ट था जो कि था इन्फेक्शियस डिसीज, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब अगले लेक्चर में मैं लाऊंगा नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, क्या क्या होता है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज और कैसे फैलता है, ये सभी चीज हम देखेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना, और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।